दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूँ श्री नाना पाटेकर की कुंडली का। श्री नाना पाटेकर एक लोकप्रिय, एक विलक्षण प्रतिभा के, एक ओजस्वी वाणी के अभिनेता हैं और आज हम इनकी ही कुंडली की चर्चा करने वाले हैं। इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि और चंद्रमा है। इनकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र है और इनके छठे भाव में मंगल है। इनके सातवें भाव में बृहस्पति और राहु है, चंडाल योग बनाता हुआ। और इनकी कुंडली की जो विशेषताएं हैं उस पर आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इनके लग्न पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सिंह लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिससे व्यक्ति को यश, गान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बृहस्पति के लग्न पे दृष्टि होने के कारण जातक को एक विशेष प्रकार की ओजस्वी वाणी मिलती है जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इनकी कुंडली पे मंगल का भी 8वीं दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मंगल के कारण जब भी मंगल सिंह राशि को देखता है तो व्यक्ति निर्भय, साहसी, निडर और जीवन के झंझावातों को साहस से झेलने वाला होता है। इनकी कुंडली में जो लग्नेश है वह सूर्य है और सूर्य कहाँ बैठा है? कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि में बैठा है अर्थात इनका जन्म हिंदू महीने के पूष माह में हुआ, जिसे वेदों में तपस कहा जाता है। इनकी कुंडली में जो सूर्य है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है, जो देवता है, वह ब्रह्मांडीय महासागर या ब्रह्मांडीय जल है। इसे संस्कृत में अपस कहते हैं। अपस का अर्थ ही होता है वैसा जल जो चारों दिशाओं में अमृतमयी रूप से बहता है। सिंह लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक ठीक वैसे ही जैसे सौरमंडल का राजा सूर्य अपनी लाभकारी रश्मियों को, अपनी स्वास्थ्यप्रद रश्मियों को, अपनी ओजस्वी रश्मियों को, अपनी तेजस्वी रश्मियों को समस्त जगत को, समस्त प्राणी जगत को, समस्त वनस्पति जगत को, समस्त प्रकृति को बगैर किसी भेदभाव के उदारता से लुटाता है। वैसे ही ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, परोपकारी होता है, कल्याणकारी होता है, सामाजिक होता है और समाज को उसे जो मिलता है उसे वह लुटा देता है। और ऐसे क्रम में वह अपना सर्वस्व लुटा दे तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इनकी कुंडली में एक विलक्षण योग बनता हुआ मुझे दिखता है। आइए आप भी देखिए। इनके पंचम भाव में क्या है? इनके पंचम भाव में सूर्य है, बुध है, शुक्र है। कहते हैं कि व्हेन दिस कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सन, वेनस एंड मर्करी इज फाउंड एनीवेयर इन द कुंडली, particularly in kendras and त्रिकोणास, a genius is supposed to be born। तो एक जीनियस, एक विलक्षण व्यक्ति का जन्म होता है यदि सूर्य, बुध और शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होते हैं तब। यह कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत की ओर से साहित्य में पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी कुंडली में भी सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ बैठे हैं। CR दास, नामी ग्रामी स्वतंत्रता संग्रामी, उनकी कुंडली में भी सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ बैठा है। अरविंदो घोष, विलक्षण प्रतिभा, ICS कंप्लीट करना, क्रांतिकारी बनना
और अंततोगत्वा आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाना, इनकी कुंडली में भी सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ बैठे हैं। इतना ही नहीं, इस शताब्दी के विलक्षण जीनियस साइंटिस्ट जिसका नाम आइंस्टीन है, उनकी कुंडली में भी सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ बैठे हैं। मतलब स्पष्ट है कि यह व्यक्ति जिसकी कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं वह विलक्षण प्रतिभा संपन्न है और इसकी वाणी एक विशेष प्रकार की वाणी है। जब भी सूर्य के साथ बुध होता है, खास करके बुध जब दूसरे भाव का स्वामी हो, जो वाणी का स्वामी है, तो एक विशेष तरह की वाणी, एक ओजस्वी वाणी, एक तेजस्वी वाणी में भारीपन, वो अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता उसे प्राप्त होती है। इनकी वाणी का एक विशेष प्रकार है जो इन्हें भीड़ से अलग करता है। उसका भी एक ज्योतिषीय कारण है। आप देखिए कि इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा 20 योग बनाता हुआ वहीं बैठा है। ऐसे योग होने के कारण जब सामाजिक विकृतियों का, सामाजिक कुप्रथाओं का, सामाजिक विद्वताओं का जब बात आती है अभिव्यक्त करने की, तो व्यक्ति उस अभिव्यक्ति में और अधिक सशक्त, मजबूत और बलवान हो जाता है। वह वैसी चीज़ों को, सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक जघन्य अपराध को, सामाजिक विकृतियों को वह बहुत ही अस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में एक विशेष जहर के साथ, एक विशेष विष के साथ अभिव्यक्त करने में सफल होता है। और वह अभिव्यक्ति ऐसी होती है कि वह लोगों तक, दर्शकों तक दूर दूर तक पहुंचती है, शोर मचाती है, हलचल मचाती है और सीधे जाकर हृदय पटल पर आघात करती है, आहत करती है, चोट पहुंचाती है और उस कुरीति को, उस जघन्य अपराध को समाप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। ऐसी है इनकी कुंडली। इनकी कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ है, जिसका फल यह लिखा हुआ है कि व्यक्ति शुक्र के कारण एक विशेष तरह की कला में निष्णात होता है और संभवतः इसी कारण से इनका जो दशमेश है वह भी शुक्र है और शुक्र की ऐसी अवस्था के कारण वह शुक्र जनित आजीविका में संलग्न हुआ और विशेष ख्याति उसने प्राप्त की। दशमेश शुक्र इन्हें और भी कई कलाओं में निष्णात बना सकता है। यह लेखन में, साहित्य में, कुछ अन्य वैसे विशिष्ट कलाओं में भी निष्णात हो सकते हैं जिसे हम लोग शायद नहीं जानते। इनकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। वह त्रिकोण में बैठा है, वह शुभ भाव में बैठा है और इन्हें जीवन की इस अवस्था तक पहुंचा पाया है। इनकी बात करें तो इनकी कुंडली में राहु की महादशा 1958 से 1956 तक रही। राहु की महादशा इनकी बहुत संघर्षपूर्ण रही होगी, चुनौतीपूर्ण रही होगी, पीड़ादायक रही होगी और ये कष्टों से, दुखों से परिमार्जित होकर एक विशेष व्यक्तित्व बन पाए होंगे इस राहु की दशा में प्राप्त संघर्षों के कारण। क्योंकि राहु इनका कुंभ राशि में बैठा है और वह बृहस्पति के साथ बैठा है। बृहस्पति के साथ जब भी राहु बैठता है तो एक चंडाल योग का निर्माण होता है। यह इनके जीवन के दूसरे पक्षों को, खास करके दाम्पत्य जीवन पर क्या असर डालेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके बाद की जो महादशा आती है वह बृहस्पति की महादशा आती है 1976 से लेकर 1992 तक। बृहस्पति अपनी महादशा में अपने मूल त्रिकोण का फल देता है। बृहस्पति का मूल त्रिकोण धनु राशि होता है। धनु राशि इनका शुभ भाव बन पड़ा है, पंचम भाव, और वहाँ पर बहुत शुभ योग बन पड़े हैं सूर्य, बुध और शुक्र के। इसलिए बृहस्पति का काल इनके लिए अच्छा काल हुआ। इस समय में वो अपनी प्रतिभा को स्थापित कर पाए होंगे। वो अपनी अनुभव क्षमता को, अनुभव कौशल को, अपने विलक्षण प्रतिभा को स्थापित कर पाए होंगे। उन्हें सफलता मिली होगी, उन्हें सामाजिक सम्मान मिला होगा, उन्हें सरकारी सम्मान मिला होगा। उसके बाद का जो काल है वह काल शनि का काल है। यह काल भी अच्छा काल है क्योंकि शनि
दूसरे भाव में बैठा है और वाणी को एक अलग तरीके की वाणी संपन्न करवा रहा है, जिसमें गांभीर्य है, क्योंकि शनि एक गंभीर ग्रह है। वह विशेष तरह का गांभीर्य वाले परिस्थितियों में इनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग हो जाती है। सितारे तो बहुत हैं, अभिनेताओं तो बहुत हैं, लेकिन इनकी जो अभिनय क्षमता है वह एकदम विलग हो जाती है। इनकी जो बोली है, इनकी जो वाणी है, इनका जो आवाज़ है, वह बिल्कुल अलग हो जाता है और गंभीर परिस्थितियों में वह और भी सटीक, सशक्त और मजबूत हो जाता है। इसके बाद की जो महदशा है वह बुध की महदशा है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सुयोग में इंस्ट्रूमेंटल है। सूर्य बुध शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह विलक्षण योग है, उसका इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। यह काल भी अच्छा होगा। यह 2011 से 2028 तक चलने वाला है। सॉरी, इस काल में इन्हें और भी उपलब्धियां प्राप्त होनी है और भी सफलता प्राप्त होनी है। बारूद अभी समाप्त नहीं हुआ। इनके माध्यम से अभी ढेर सारी वैसी फिल्में आनी बाकी है जो कालजयी होंगी, जो बहुत ही सफल होंगी। इसके अलावा भी जब केतु की महदशा आएगी, केतु का पीरियड तो इनके लिए कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन केतु की महदशा एक बात और इंगित कर रही है कि इस महदशा में ये शायद अभिनय को छोड़ के किसी लोक कल्याणकारी कार्य में, परोपकारी कार्य में, सामाजिक कार्य में संलग्न होंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये इस काल में आध्यात्मिक हो जाएं, इनका आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाए, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो केतु है वो मोक्ष कारक ग्रह है। राहु संसारिक है, वो संसारिक उपलब्धियों को प्रदान करता है यदि अच्छी अवस्था में हो तो, और मोक्ष देता है केतु। तो केतु की महदशा में ये आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इनका स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से बाधित हो सकता है। मैं इनके कुछ योगों की चर्चा करूं। इनके अच्छे योग तो हैं ही इनकी कुंडली में। मैं कुछ वैसे विशिष्ट योगों की चर्चा करता हूं जो इनके लिए थोड़े प्रतिकूल हैं। मैंने अभी बात की चंडाल योग की। बृहस्पति और राहु इनके सप्तम भाव में बैठा है, और जब भी बृहस्पति और राहु किसी भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ देते हैं। अब देखिए, इनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति, इनके जैसा विज्ञ व्यक्ति, इनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति, इनके जैसा वैसा व्यक्ति जो परिस्थितियों को बहुत भली भांति समझता है, जो गाँवों से जिसका संबंध है, जिसका संबंध समाज से है, जिसका संबंध धरातल से है, जिसका संबंध भूमि से है, जिसने भूमि को कभी नहीं छोड़ा है, वह व्यक्ति भी अपने दाम्पत्य जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके दाम्पत्य जीवन में भी अड़चन आई, संभवतः वह इसी योग के कारण है। इनकी कुंडली कई दृष्टियों से विलक्षण है, और आज के दिन हम नाना पाटेकर की इस कुंडली के विवेचन के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो इसे ग्रहण कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।